तो जो हमने शुरू में बात की कि आप रिसर्च कर रहे हो और आपके 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे, तो वो प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जो आप रिसर्च कर रहे हो अभी? सनस्क्रीन की बात करें डॉक्टर जी, तो उसमें हवाई में काफ़ी साल पहले ये बैन हुआ था सनस्क्रीन का। सो दैट वाज द रिसर्च स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी ये रिसर्च चल रहा था उसके ऊपर। अगर ये दोनों आप यूवी फिल्टर निकाल दोगे तो ऑफ कोर्स वो जो आप बनाओगे सनस्क्रीन जो मतलब नेक्स्ट वाला बनेगा रीफ सेफ, तो उसमें प्रोटेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा स्किन को? जैसे आपने बोला कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी रीफ है एंड वी आर ब्लेस्ड विद दैट। यस। तो ऑफ कोर्स कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें या हुई है? आप भी कोई मैसेज देना चाहोगे विद द सनस्क्रीन? वेलकम टू कैंप पॉडकास्ट। माय नेम इज़ निर्जरी पटेल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास बहुत अच्छा टॉपिक है सनस्क्रीन को लेके। हम नॉर्मल में सनस्क्रीन वेयर करके निकल जाते हैं घर से बाहर। समर आने की तैयारी है। जब समर आएगा तो हम लोगों को कंपनीज, डॉक्टर्स सब बोलते हैं कि आप सनस्क्रीन लगा के चलो, अदरवाइज़ आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में हमें जहाँ तक बताया गया है कि डायरेक्ट सन की वजह से आपको स्किन कैंसर हो सकते हैं। इस टॉपिक को लेके आज तक किसी ने हमसे बात नहीं की है और ना तो हमारे पास नॉलेज है। तो सनस्क्रीन को लेके ओशियन लाइफ, जो हमारी मरीन लाइफ है, कोरल लाइफ है, वो क्या इफेक्टिव हो सकती है और उस पर क्या इफेक्ट होता है, उसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सर्वेश कुमार जी, जो RMIT यूनिवर्सिटी से अभी काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ही इज़ वन ऑफ द साइंटिस्ट दे। उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। ही इज़ वेरी मच गुड इन द कम्युनिटी वर्क एज वेल, जिनको अभी अवार्ड मिला है VHLC कम्युनिटी की तरफ से। आइए जानते हैं सर्वेश कुमार जी से कि वो क्या करते हैं कम्युनिटी में, कौन सा रिसर्च वो अभी कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग निजी की आवाज़ आप तक में। सर्वेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निर्जरी जी, और आप सभी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपका कि आप इतना टाइम निकाल के हमारे पास आए हो हमें ये बताने के लिए कि जो सनस्क्रीन का रिसर्च आप कर रहे हो वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए और ओशियन लाइफ के लिए, जो आपने बताया। तो हम शुरुआत करते हैं आपकी लाइफ से पहले कि आप कहाँ से हो इंडिया से, और यहाँ पे क्या रिसर्च कर रहे हो और कौन सी गवर्नमेंट बॉडी के साथ जुड़े हुए हो? भारत में जयपुर में मेरा जन्म हुआ और मेरी मोस्टली पढ़ाई इंडिया में ही हुई जी। और वहाँ से मैंने पहले BSc किया, बैचलर ऑफ साइंस, फिर मास्टर ऑफ साइंस, फिर एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्लियर करके उसमें फेलोशिप देते हैं इंडियन गवर्नमेंट ही। आप इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जाकर PhD कर सकते हैं जी। तो मैंने नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूना से PhD की। Okay. और PhD ख़त्म करते ही फिर मैं ऑस्ट्रेलिया में एज ए साइंटिस्ट अपना रिसर्च कंटिन्यू करने के लिए मुझे RMIT यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गया था जी। तो वो मैंने अपना रिसर्च वहाँ कंटिन्यू किया। तो जब मैं 7-8 साल RMIT में भी था, सेम टाइम मैंने कुछ समय मोनाश में काम किया। Okay. CSIRO में काम किया, कुछ समय के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में भी काम किया, बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 7-8 ईयर्स। तो अभी मेरी जो पोजीशन है RMIT में, आई एम लाइक ए एडजंक्ट प्रिंसिपल रिसर्च साइंटिस्ट इन RMIT यूनिवर्सिटी। और सेम टाइम पर देयर इज़ अ बिग न्यू एरिया ओपन इन द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वेयर दे वर लुकिंग फॉर पीपल जो कि लोग साइंस का भी बैकग्राउंड जानते हैं और जो पॉलिसी वाले एरिया में भी काम करना चाहते हैं। तो मैं जो हाँ, तो यहाँ तो मेरा साइंस का बैकग्राउंड था और पॉलिसी में मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि जो लार्ज लेवल पे जो आप चेंजेस ला सकते हैं, यू कैन ब्रिंग द चेंजेस बाय डेवलपिंग ए वेरी ह्यूमन सेंट्रिक पॉलिसीज, जो कि लार्ज स्केल पे आप चेंज कर सकें। और बेस्ट पार्ट कि इफ़ यू वर्क विद द गवर्नमेंट, यू हैव द आइडिया ऑफ द बजट एंड सेम टाइम वी आर द पीपल इन द पॉलिसी स्पेस, जो कि उस बजट में जो योजनाएं घोषित की गई हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उनको पब्लिक तक कैसे ले जाना है। तो इसी रोल में मैं साइंस पॉलिसी एडवाइज़र, देयर आर सो मेनी पीपल लाइक मी, तो मोस्टली ग्रांट पॉलिसी स्पेस में
ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट फॉर हेल्थ, डिसेबिलिटी एंड एजिंग में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करता हूँ। थैंक यू सर्वेश जी। जो पॉलिसी की आप बात कर रहे हो, व्हाट आर द पॉलिसीज जो हमारे पेपर वर्क वगैरह होते हैं, कि व्हाट पॉलिसीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? देखिए, एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ मैं कि एक रिसर्च फंड बनाया गया था सन 2018-19 में, जो कि हेल्थ एंड मेडिकल से सेक्टर को हेल्प कर सके जी। उसको बोलते हैं मेडिकल रिसर्च फ्यूचर फंड जी। तो उसमें गवर्नमेंट ने $20 बिलियन एज ए कॉर्पस फंड उसको रखा था, और उसके इन्वेस्टमेंट्स का जो पैसा आता है दैट इज वाज फॉर टू इन्वेस्ट इनटू हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर ओनली। ओके। हाँ, तो उसका करीब आपका हर साल का करीब $650 मिलियन का आपके इंटरेस्ट और जो इन्वेस्टमेंट्स के जो बेनिफिट्स हैं वो आते हैं जी। तो इसमें हमारा रोल ये होता है कि जो मेडिकल रिसर्च फ्यूचर फंड में काम करते हुए तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर के वो एरियाज देखते हैं जी। समाज में, सोसाइटी में, ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में, जहाँ पे कि इस पैसे को इन्वेस्ट किया जा सके। कैसे करें? हाँ, तो उसके जो पॉलिसीज हैं कि चलिए सोचिए कि एक एरिया ऑफ रिसर्च है जो कि यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और इफ समवन टेल्स कि ओके पुट सम मनी इनटू दैट एरिया, सो दैट्स नॉट द राइट वे ऑफ पुटिंग मनी इन। करेक्ट। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर पॉलिसी बनानी होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल। तो हम लोगों का काम होता है कि उस डेटा को मालूम करना, यदि डेटा नहीं है तो एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाना, एक्सपर्ट्स से मालूम करना, रिसर्च पेपर पढ़ना, और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से बातचीत करना कि इस सेक्टर में क्या होना चाहिए। तो यदि ब्रेस्ट कैंसर इज ऑन वेरी हाई राइज एंड वुमेन इन ऑस्ट्रेलिया रियली नीड रिसर्च इन दैट एरिया इमीडिएटली, तो हम एक वन ऑफ द एरिया, जस्ट वन एज एन एग्जांपल, तो हम उस एरिया को कंसीडर करते हैं और उसके हिसाब से ग्रांट पॉलिसी डेवलप करते हैं, एक प्रोग्राम डेवलप करते हैं, और फिर और जो बजट में जो पैसा दिया गया है उसका अप्रूवल मिनिस्टर से लेकर उस प्रोग्राम को देन वी आस्क टू द रिसर्चर्स टू वर्क इन दैट पर्टिकुलर एरिया। राइट। तो जो हमने शुरू में बात की कि आप रिसर्च कर रहे हो और आपके 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे, तो वो प्रोजेक्ट्स कौन से है जो आप रिसर्च कर रहे हो अभी? तो अभी जो RMIT के साथ जो मेरा काम है उसमें मेरा एक तो मैं इन्वॉल्व हूँ एक ट्रांसफॉर्मिंग बायोसॉलिड रिसर्च सेंटर के साथ, जो कि ऑस्ट्रेलियन रिसर्च काउंसिल जो एक अनदर फंडिंग बॉडी है, वो उससे फंडेड प्रोग्राम है, जिसमें कि हम लोग वी आर लुकिंग फॉर डिफरेंट वेज टू कन्वर्ट बायोसॉलिड। तो उसके बारे में हम और डिटेल में बाद में बात कर सकते हैं। एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया, सॉरी क्लोज टू माई हार्ट, इज द डायग्नोस्टिक्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिम्स टू रिड्यूस द रिस्क इन द सोसाइटी। कि डिफरेंट काइंड ऑफ, आपने कोविड का एग्जांपल देखा ही है कि एक छोटा सा वायरस क्या कर सकता है समाज में, कैसे हुआ। हाँ, जी, बिल्कुल। तो यदि फ्यूचर की प्रिपेयर्डनेस के लिए वी शुड नीड वेरी क्विक डायग्नोस्टिक्स और रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द माइक्रोबियल कम्युनिटी चेंज, और माइक्रोबियल डायग्नोस्टिक्स कैन हेल्प टू सेव lots of money into the cure. If we have a better diagnostic, we can prevent even quite early. ये एक दूसरा एरिया। और एक बहुत तीसरा एरिया जो मुझे लगता है कि समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, और आपने भी उस पर आई थिंक यू पुट सम लाइट ऑन दैट एज वेल, ऑन द सनस्क्रीन। तो उसमें वी वर लुकिंग एट द इम्पैक्ट ऑफ सनस्क्रीन इन द ऑस्ट्रेलियन एनवायरनमेंट, कि ओशियन और द फ्रेश वाटर बॉडीज, लेक, रिवर, तो सनस्क्रीन हम लगाते तो हैं बिल्कुल, और हम उसके बाद आपका ओशन में जाते हैं या बीच पे जाते हैं, रिवर में जाते हैं, लेक पे जाते हैं, लेकिन इसका होता क्या है? एग्जैक्टली। हाँ, तो वो आई थिंक एक वन ऑफ द बिग प्रोजेक्ट दैट वी हैव फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। इट इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। जो सनस्क्रीन के बारे में लोग बात नहीं करते, बट यस अदर जो हमारे फैक्ट्स है कि कोविड का हो गया, जो हम लोगों को जैसे ब्रेस्ट कैंसर का आपने बोला, तो उसकी अवेयरनेस के लिए लोग बात कर रहे हैं। तो सनस्क्रीन की बात करें डॉक्टर जी, तो उसमें हवाई में काफ़ी साल पहले ये बैन हुआ था सनस्क्रीन का। सो दैट वाज द रिसर्च स्टार्टेड फ्रॉम देयर, कि ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी ये रिसर्च चल रहा था उसके ऊपर। हाँ, तो मैं ये कहूँगा ऑस्ट्रेलिया में अभी भी इस एरिया में रिसर्च जो है इस एरिया में बहुत नेसेंट स्टेज पे है, बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। लेकिन यूएस में हवाई स्पेसिफिकली जो इट इज़ ए स्मॉल पॉकेट ऑफ द एरिया जहाँ की छोटे बीचेज हैं, लेकिन नंबर ऑफ पीपल का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, विजिटर्स तो वहाँ पे हाँ नंबर ऑफ विजिटर्स और मोर, और मोस्टली वो यूएस का जो हॉट एरिया उधर आता है, तो आई थिंक इट इज़ मोर एक्सेसिबल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन ए ईयर। तो उस वजह से प्रॉब्लम वहाँ जल्दी पकड़ में आई कि जो सनस्क्रीन के अंदर 2 तरीके के कंपाउंड जो काफ़ी सारे यूज किए जाते हैं, उसमें से जो मेनली उन लोग उस रिसर्च का ये कंसर्न था, जो 1916
और 13-14 से लेके और 16 में एक बहुत रिवोल्यूशनरी पेपर आया था जी। वहाँ का आपका ग्लेस्टन एरिया में वर्जीनिया स्टेट की लैब से वो रिसर्च पेपर आया था, डाउज करके उसके फर्स्ट ऑथर थे रिसर्च साइंटिस्ट। तो उन्होंने ये काफ़ी एक्सटेंसिवली बताया था कि जो सनस्क्रीन के अंदर ऑक्सीबेंजोन और ऑक्टिनॉक्सेट जी करके 2 यूवी फिल्टर्स होते हैं। जी जी। तो दोज रियली हेल्प्स अस टू सेव फ्रॉम द यूवी रेज फ्रॉम द सन, यस बट सेम टाइम यदि आप उनका इफेक्ट्स कोरल्स पर देखें तो दोज आर वेरी मच रेस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग ऑफ द कोरल डीएनए। हमको कोरल से दिखने में सॉलिड लगते हैं, बट दे आर वेरी प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उनके डीएनए को इम्पैक्ट करते हैं वो कंपाउंड्स, और इससे उनका ग्रोथ रुकता है। और मोस्टली उनके लार्वा मतलब उनके बच्चे जिससे कि कोरल बनते हैं जी। तो उस लार्वा के ऊपर उन कंपाउंड्स का जब उन्होंने इफेक्ट देखा तो उनकी ग्रोथ एक तो रुक जाती है, उनका जो डीएनए है उसको वो इम्पैक्ट करता है। और सेम टाइम यदि ऑक्सीबेंजोन और ऑक्सीनोक्टेन इस तरह के कंपाउंड्स के साथ यदि इफ देयर इज हाई टेम्परेचर राइज, जो कि आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से देयर वाज सम टेम्परेचर राइज इन द सी, सो इट बिकेम लाइक डबल एज स्वॉर्ड जो कि इम्पैक्ट को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये सनस्क्रीन की वजह से हो रहा है। हाँ, तो ये उस वाले एरिया में दे गॉट सो मेनी प्रूफ्स, सो मेनी एविडेंस दैट they could able to influence the policy makers in US that shall we move to ban the sunscreen those are having these kind of compounds। तो इस सारे एफर्ट्स से, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सीखने के लिए कि किस तरह से एक साइंटिफिक रिसर्च कैन लीड टू अ बिग पॉलिसी चेंज, बिकॉज ऑल द सनस्क्रीन कंपनीज विल ऑलवेज बी अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ, बिकॉज दे नीड दी मार्केटिंग। और मार्केटिंग में यही तो हमें बताया नहीं जाता कि जब भी आप सी लाइफ में जा रहे हो, ओशियन में जा रहे हो, तो ये तरीके का सनस्क्रीन मत यूज़ करो। बट लेटली आई थिंक जब हवाई ने बैन किया था सनस्क्रीन लगाने के लिए, तो आई थिंक जो आप यूवी के 2 नाम लिए, यूवी फिल्टर्स, उसके अलावा उन लोगों ने किया था कि मतलब ये सनस्क्रीन लगाया करो, जो उसके अलावा भी सनस्क्रीन आते हैं, रीफ सनस्क्रीन जिसको बोलते हैं। तो वो अब आई थिंक वो मार्केट में अभी है कि उनका कोई अप्रोच चल रहा है, कि मार्केटिंग चल रही है उनकी। हाँ, तो यूएस में स्पेसिफिकली हवाई और वर्जीनिया आइलैंड इस वाले एरिया में दीज काइंड ऑफ सनस्क्रीन्स आर टोटली बैन। तो यदि आप वहाँ बीच पर जा रहे हो तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली रीफ सेफ और एनवायरमेंटल फ्रेंडली सनस्क्रीन ही यूज करनी है। तो उसमें ये तो 2 कंपाउंड हैं, इसी कैटेगरी के 7-8 कंपाउंड्स भी नहीं होने चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड, उन सनस्क्रीन को थोड़ा अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है और उनकी टेस्टिंग भी अभी उतनी बड़े रूप में मैं नहीं बोलूँगा हुई है, लेकिन उनकी टेस्टिंग में भी चल रही है कि ये क्या आर दे एबल टू गिव द इक्वल काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूवी रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये दोनों आप यूवी फिल्टर निकाल दोगे तो ऑफ कोर्स वो जो आप बनाओगे सनस्क्रीन जो मतलब नेक्स्ट वाला बनेगा रीफ सेफ, तो उसमें प्रोटेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा स्किन को? तो उसमें यह है कि देखिए, जब भी इस तरह के जब चीज़ समाज के सामने आती है तो आप रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हो। तो ऑस्ट्रेलिया के पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, क्योंकि एक देयर इज अ स्टडी दैट सेज कि ओवर द होल लाइफ स्पैन ऑफ 1 ऑस्ट्रेलियन दे विल 2 out of 3 ऑस्ट्रेलियंस आर ऑफ रिस्क ऑफ स्किन कैंसर। तो हमारे लिए अगेन इट कम्स कि आप किसको बचाना चाहते हो। तो हमेशा समाज देखते हैं सबसे पहले ह्यूमन को बचाओ कि देन द ह्यूमन कैन सेव द होल सोसाइटी और द एनवायरनमेंट। तो उस कंटेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया में स्पेसिफिकली ये रिसर्च और इस तरह की चीज़ इसलिए पिकअप नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे स्किन कैंसर की रेट ज़्यादा है। तो यहाँ पे सनस्क्रीन यूज की रिक्वायरमेंट इज मोर देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। करेक्ट, दैट इज द वन थिंग। Second, there are policy discussions are going on, but not as a priority because the Cancer Council Australia, there are so many other agencies bodies are there. They see if we change the constituents of sunscreen, how much will be the health impact. तो इसमें मैं बोलूँगा कि इसमें और रिसर्च की ज़रूरत है जी, और रिसर्चर्स शुड कम अप विद सम मोर आइडियाज। और रिसर्च चलती है गवर्नमेंट की फंडिंग से। Exactly. So eventually should start from a policy change to have very focused funding to find out new kind of chemical filters or even mineral based filters or even nanoparticles. Those has lesser impact on the environment. Yes, I think research ये भी कहता है कि जब लगा लो इंडिया में बहुत सालों पहले की बात है कि जो ओशन पॉल्यूशन, रिवर पॉल्यूशन, वो किस वजह से हुआ था? प्लास्टिक की वजह से।
तो अपनी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर जैसे गणेश चतुर्थी भी होती थी तो पीपल यूज टू, जैसे हमारा जो विसर्जन होता है तो वो अलग अलग तरीके के गणेश जी बनाते थे पहले, या तो फिर प्लास्टिक के हो गए या तो फिर कोई कचरे से बनाते थे। लेकिन अब जैसे वो 8, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली, अभी भी आज की डेट में भी बोला जाए तो अप्रोक्सीमेटली 8 मिलियन जो पॉल्यूशन है वो ओशियन, रिवर, पॉन्ड सब जगह पे पाया जाता है ड्यू टू द प्लास्टिक। अब इसकी बात करें सनस्क्रीन की, तो हर रोज डेली 6,000 approximately to 14,000 tons of sunscreen are going into the ocean। लगा लो स्विमर्स चले गए अंदर, या तो कोई रीफ में चले गए, या तो कोई स्नोकलिंग कर रहा है, डाइविंग कर रहा है, तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो अपना कोरल पे जा रहा है, तो उससे गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी? ओके, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इज इग्नोरेंट, गवर्नमेंट को इस चीज़ की नॉलेज है प्रॉपरली कि इतने अमाउंट में सनस्क्रीन और अदर केमिकल्स आल्सो इंक्लूडिंग माइक्रोप्लास्टिक। तो माइक्रोप्लास्टिक, पीफास और कंपाउंड्स इन द सनस्क्रीन, सो दोज आर इन द कैटेगरी ऑफ एमर्जिंग कंटेमिनेंट्स। तो इस डायरेक्शन में तो सबसे पहला स्टेप जो मैं बोलूँगा, जो आपका कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने एक पूरा नया डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। तो इस तरह की रिसर्च जो कि सनस्क्रीन का इम्पैक्ट कोरल रीफ्स पे या ओवरऑल आपका मैराइन लाइफ पर देखेगी, दैट कम्स अंडर दैट डिपार्टमेंट। तो सिंस till 2023-2024 government has invested around $2.7 billion in that particular project. Wow. Not, I wouldn't say only sunscreen, yes, but overall developing the policies, giving research projects to different bodies, those can fight against climate change। उसमें environment, water, energy, तो वो भी एक उसमें पार्ट होता है। लेकिन I think the main the 2.7 billion that I'm talking about, that is mainly invested on the reef projects। और एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी डॉक्यूमेंट यदि कोई इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, तो आपका 2050 प्लान इज आल्सो देयर, कि गवर्नमेंट ने एक पूरा प्लान डेवलप किया है कि रीफ को कैसे सेव रखा जाएगा बाय 2050, ईयर 2050। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। और एक सन 2018 में एक बहुत बड़ा फाउंडेशन काम करता है, ग्रेट बैरियर रीफ फाउंडेशन। तो उन लोगों को $443 मिलियन की एक रिसर्च ग्रांट दी गई थी, जो कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कोरल रीफ्स को प्रिजर्व करने के डिफरेंट एस्पेक्ट को देखने के लिए थी, और उसकी क्या क्या वो रिसर्च कर सकते हैं, क्या क्या तरीके, नए नए तरीके के चीज़ें डेवलप कर सकते हैं उस एरिया में। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि सनस्क्रीन के केमिकल से कोरल का लार्वा इफेक्ट होता है, लेकिन सेम टाइम जितने एरिया में कोरल है तो वहाँ पे थॉर्न एक फिश पाई जाती है, स्टार फिश। तो उस पर्टिकुलर काइंड की स्टार फिश उस एरिया में, जो कि उस कोरल के लार्वा इन कोरल का जो बच्चा है जिससे कि कोरल डेवलप होगा, उनको खा जाती है। अच्छा, हाँ, तो ऐसा नहीं कि केवल सनस्क्रीन की वजह से ही कोरल इफेक्ट हो रहे हैं। okay, so internally, हाँ, देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। तो ये तो मैराइन एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिम्स के, दिस इज फूड चेन, कि समवन इज हंग्री दे विल ईट समथिंग दैट इज अबंडेंटली अवेलेबल, और जो उनके लिए इजीली अवेलेबल होगा। तो एक ही फैक्टर पे वो लोग काम कर रहे हैं। सेकंड फैक्टर जो हमारा सब रन ऑफ होता है, इंडस्ट्रियल रन ऑफ वाटर होता है, घर से जो पानी जाता है उसमें जो कंटेमिनेंट्स हैं, तो उस पानी को कैसे हम डाइवर्ट करें, या उस तरह से हम किस तरह से बस्तियों को बसाएं रीफ के पूरे एरिया में, क्योंकि रीफ आपका 2500 किलोमीटर के जो नॉर्दर्न क्वींसलैंड में उस पूरे एरिया में आप, जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा हमारे पास है, हमारे हाँ, तो हमारे ये लाइक वंडर ऑफ नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो वी शुड फील लकी अबाउट दिस, और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम उसका केयर रखें। ये दो, और तीसरा जो एबोरिजिनल कम्युनिटी है उस एरिया में, तो इस सब चेंजों से वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ फाउंडेशन है वो उस एरिया में भी काम करता है कि उनको भी एजुकेट करना, या उनके पास कोई एंशिएंट नॉलेज है उससे भी सीखना। तो वो भी एक वन ऑफ द फैक्टर टू बी कंसिडर्ड to make the coral reef safe by giving the funds to the Great Barrier Reef Foundation। तो यदि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो कि मोस्टली फोर फ्रंट पे है टू फाइट विद द इम्पैक्ट, environmental impact or emerging contaminants impact on the coral reef, so that would be I would say Great Barrier Reef Foundation। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा खासा काम कर रही है, लेकिन सनस्क्रीन के स्पेस में I think it's a bit controversial as well, and I don't think so government wanna come directly by making rules. Exactly, because sunscreen is
सनस्क्रीन अगर हम बात करें तो कितने सालों से यहाँ पे सनस्क्रीन चल रहा है, एंड दैट ऑफ दोज काइंड ऑफ यूवी फिल्टर्स केम जस्ट कपल ऑफ इयर्स बैक कि इससे भी कोरल लाइफ, मरीन लाइफ हमारी अफेक्ट हो रही है। तो एज जैसे फाउंडेशन की बात की आपने कि तरह अलग अलग तरीके के फाउंडेशन यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज तैयार कर रही है, कर चुकी है। एक्चुअल गवर्नमेंट आस्क करी अपनी कम्युनिटी, जो बैरियर रीफ की कम्युनिटी है, कि वो भी थोड़ा सा हेल्प करे ये सब बचाने में, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी रीफ है एंड वी आर ब्लेस्ड विद दैट। यस, तो ऑफ कोर्स कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें या हुई है इसमें? हाँ, नहीं, इसमें काफ़ी सारा आपको एक बहुत अच्छा नई तरीके से रिसर्च की जाती है। जब बहुत बड़े एरिया में रिसर्च होती है तो उसको बोलते हैं सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स। जी। तो एक रिसर्चर जो कि लैब में बैठा है, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स है, तो वो तो सभी जगह जा नहीं सकता है। तो जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ फाउंडेशन है, और देयर आर सो मेनी सिटीजन साइंस ग्रुप वर्किंग इन दैट एरिया ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। राइट। हाँ, तो इस तरह से कम्युनिटी को एक तो एजुकेशन दी जाती है जी, उनको प्रमोट किया जाता है कि उसमें ऐसा नहीं है कि आपको साइंटिस्ट होना जरूरी है। इवन आप नॉर्मल काम करते हो, आप चाहते हो कि आपको वाटर सैंपल एक स्पेसिफिक लोकेशन में स्पेसिफिक टाइम पर हमको वाटर सैंपल चाहिए, तो उस पर्टिकुलर रीजन के हम सिटीजन साइंस रिक्रूट करते हैं एज एन वॉलंटियर्स, और वो लोग वो सैंपल्स को दे कलेक्ट and they send it to us or the particular person who can analyze that in the lab. Okay. हाँ, तो इस तरीके से कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाता है। सेकंड, एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा जिसमें हमने एक प्रोजेक्ट में काम किया था, जो कि क्योंकि उस समय हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे कि हम ग्रेट बैरियर रीफ पर जाते। जी। तो हमने एक पोर्ट फिलिप बे इको सेंटर करके एक सेंटर है यहाँ पर सेंट किल्डा में, तो हमको ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्री साइंस से एक प्रोजेक्ट मिला था टू लुक फॉर द इम्पैक्ट ऑफ सनस्क्रीन इनटू पोर्ट फिलिप बे, क्योंकि हम कोरल रीफ तक तो जाने का हमारा उतना पास रिसोर्सेज थे नहीं, ना कि फंडिंग इतनी बड़ी थी। तो व्हाट वी डिड, तो वी रिक्रूटेड सो मेनी सिटीजन्स लिविंग अराउंड 3 बीचेस लाइक सेंट किल्डा, एलवुड एंड राय, और उनको ट्रेन किया, बेसिक ट्रेनिंग, और हम लोग विंटर में सैंपल कलेक्ट करते थे इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और समर में सेम लोकेशन पे वही सिटीजन साइंटिस्ट जाकर वो सैंपल कलेक्ट करके हमको लैब में भेजते थे। अच्छा। हाँ, तो इस तरह ये भी एक तरीका है कि सिटीजन्स को और आम लोगों को एक बड़े लेवल की रिसर्च में इन्वॉल्व करना। And I think they're grateful for this as well because it's at the end of the day it's our country. हाँ, इवन वी आर ग्रेटफुल टू देम मोर, क्योंकि सब लोग वॉलंटियरिंग कर रहे हैं और इस तरह के एरिया में आके सपोर्ट कर रहे हैं कि रिसर्च जो कि रियली यूजफुल है फॉर नेटिव ऑस्ट्रेलियन एनवायरनमेंट। यस, एब्सोल्युटली। तो सनस्क्रीन का तो जो 2 यूवी फिल्टर निकाले, तो आप भी कोई मैसेज देना चाहोगे? ऑफ कोर्स सनस्क्रीन अगर हम ऐसे डायरेक्टली तो किसी को बोल नहीं सकते कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ द सनस्क्रीन बिकॉज वी डोंट नो देयर स्किन कंडीशन, बट अगर कोई भी मैसेज देना चाहते हो आप अपनी कम्युनिटी को विद द सनस्क्रीन। हाँ, तो जो पहला मैसेज, तो मैं जो गवर्नमेंट की अभी करंट एडवाइस है उसके अगेंस्ट तो मैं जाऊंगा नहीं, तो वो सही में चाहते हैं, और जो कैंसर काउंसिल ऑस्ट्रेलिया जो कि पीक बॉडी है इस एरिया की रिसर्च में, वो भी चाहते हैं कि लोग सनस्क्रीन यूज करें। एग्जैक्टली। हाँ, तो दैट इज ऑब्वियसली वी शुड यूज सनस्क्रीन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डेंजरस यूवी रेज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यूवी का रे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे इंसिडेंस है। सो सेम टाइम पे जब भी सनस्क्रीन यूज करें तो उस पर अभी रीफ सेफ सनस्क्रीन अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं काफ़ी सारी, और एनवायरमेंटल सेफ सनस्क्रीन, उसमें इन यूवी फिल्टर्स की जगह आपका बल्क जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड करके कंपाउंड्स मिनरल्स यूज किए जाते हैं। सो दोज आर कमिंग अप टू द सिमिलर काइंड ऑफ एफिशिएंसी ऑफ दीज UV filter, but still that research is in the infancy, like in a very initial stage. So I can't propose or say very conclusively that you should always go for those kind of sunscreen. But एक चीज़ हम कर सकते हैं जो कि प्रिस्टीन नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो कि हवाई के केस में हुआ, या फिर जब आप रीफ के एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पर यदि हम लोग अवॉइड कर सकें जो कि सनस्क्रीन जिसमें ऑर्गेनिक ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टीनोक्सेट वाली कैटेगरी वाले जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो एटलीस्ट हम लोग वहाँ से एक चीज़ शुरू कर सकते हैं। सेकंड, एक और काफ़ी रिसेंटली आपका यूवी सेफ क्लोथिंग का काफ़ी चलन हुआ है जी। हाँ, तो जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है सनस्क्रीन यूज करने की, इफ़ यू यूज यूवी सेफ क्लोथिंग, so that also one of the way to reduce the use of sunscreen, but sunscreen use is highly advisable
Yes. Don't go in that path of not to use sunscreen because of you're so motivated to help and save the environment. Government is already thinking in that direction. Yes, but I think आपने एक सही टॉपिक उठाया जो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी यूज़ द सनस्क्रीन बिकॉज जो इंडियंस नेटिव से लोग आते हैं उनके लिए तो हमारी ऑलरेडी स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड है बट इट्स नॉट लाइक दैट इन ऑस्ट्रेलिया. Everybody should use the sunscreen. So thank you so much, Dr. Sarvesh Kumar, for passing all the information about the sunscreen, about the marine life, how does that affect. Summer आ रहा है इन थोड़े टाइम में, अगर आप बचा सकते हो या आप भी बच सकते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान लगा के सेफ रीफ वाला सनस्क्रीन ले सकते हो तो प्लीज़ लो. एंड थैंक यू वंस अगेन डॉक्टर सर्वेश कुमार जी. खुश रहो, सलामत रहो, मिलते हो आपके नेक्स्ट एपिसोड. चलिए, थैंक यू. थैंक यू जी. थैंक यू.